आतंकवाद का साया आज पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। ये एक ऐसा खतरा बन गया है जिसने पूरी दुनिया में तबाही और डर फैलाया है। हालांकि इस वैश्विक समस्या की जड़ें काफी गहरी और अलग अलग हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जिसका आधुनिक आतंकवाद के बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ है, और वो है पाकिस्तान। आज हम इतिहास, राजनीति और उन अंदरूनी ताकतों के बारे में जानेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया। साथ ही हम इन सब के नतीजों के बारे में भी जानेंगे जो पूरी दुनिया और खुद पाकिस्तान को भुगतने पड़े हैं। पाकिस्तान का आतंकवाद से रिश्ता इतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये कहानी गलत नीतियों, गलत फैसलों और धर्म के नाम पर राजनीति का नतीजा है। अगर हमें आतंकवाद को खत्म करना है और एक शांत दुनिया बनानी है तो हमें ये कहानी समझनी होगी। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने अतीत से सीखें, अपने वर्तमान को समझें और हिंसा के इस चक्र को तोड़ने की ठान लें जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान का आतंकवाद की शरणस्थली बनने का सफर उसकी शुरुआत से ही शुरू हो गया था। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में बना। यह बंटवारा बहुत ही दर्दनाक था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए और बेघर हुए। इसने नए बने देश के जहन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। जानमाल के नुकसान और शरणार्थियों की भारी आमद ने असुरक्षा और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया। नया नया देश राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास की चुनौतियों से जूझ रहा था, और कश्मीर के विवादित क्षेत्र को लेकर भारत के साथ कड़वाहट भरी प्रतिद्वंदिता में फंस गया। यह प्रतिद्वंदिता आने वाले दशकों तक पाकिस्तान की विदेश नीति और सैन्य रवैये को परिभाषित करती रही। अनसुलझा कश्मीर संघर्ष हिंसा के साथ पाकिस्तान के शासक वर्ग के भीतर असुरक्षा और संदेह की भावना को हवा देता रहा। इसने एक शक्तिशाली सैन्य तंत्र के विकास के लिए भी उपजाऊ जमीन प्रदान की, जो देश के मामलों में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान के शुरुआती साल राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता से भरे हुए थे। 1948 में देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या ने एक नेतृत्व शून्य पैदा कर दिया, जिसे सेना ने जल्दी से भर दिया। सैन्य तख्तापलट और मार्शल लॉ की अवधि की एक श्रृंखला ने नागरिक सरकार पर सेना के प्रभुत्व को और मजबूत किया। सेना खुद को पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और वैचारिक सीमाओं के संरक्षक के रूप में देखते हुए विदेश नीति, खुफिया जानकारी एकत्र करने और यहां तक कि घरेलू राजनीति पर भी अधिक से अधिक प्रभाव डालने लगी। शीत युद्ध ने पाकिस्तान पर एक लंबी छाया डाली, जिसने उसकी घरेलू और विदेश नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ इस क्षेत्र में प्रभाव के लिए होड़ कर रहे थे, पाकिस्तान ने खुद को दोनों महाशक्तियों द्वारा प्रलोभन देते हुए पाया। भारत से एक कथित खतरे के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत करने के लिए उत्सुक पाकिस्तान ने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जोड़ लिया। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन में शामिल हो गया। यह गठबंधन अपने साथ महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक सहायता लेकर आया, जिससे पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में मदद मिली। हालांकि इसका एक अनपेक्षित परिणाम यह भी हुआ कि पाकिस्तान शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता के भंवर में और गहराई से चला गया। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण पाकिस्तान के आतंकवाद के केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए उत्सुक सोवियत कब्जे के खिलाफ लड़ रहे अफगान मुजाहिदीन का समर्थन करने में पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता था। सैन्य तानाशाह जनरल मोहम्मद जिया-उल हक के शासन के तहत पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों से अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता हासिल करने के लिए इस अवसर का फायदा उठाया। विदेशी सहायता का यह प्रवाह, जिसमें से अधिकांश को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से प्रसारित किया गया था, का देश पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पाकिस्तान को अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने की अनुमति दी, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम देश के भीतर चरमपंथी समूहों को सशक्त और प्रोत्साहित करना भी था। आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के उलझाव के केंद्र में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस देश की शक्तिशाली और छायादार खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का काम सौंपा गया आईएसआई ने देश के इतिहास में एक बहुआयामी और अक्सर विवादास्पद भूमिका निभाई है। शीत युद्ध के दौरान आईएसआई अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे के खिलाफ लड़ रहे अफगान मुजाहिदीन को हथियार, पैसा
और प्रशिक्षण देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। CIA और अन्य पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए ISI ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों, प्रशिक्षण शिविरों और सैन्य केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क बनाने में मदद की, जबकि अफगान मुजाहिदीन का समर्थन करने में ISI की भूमिका शुरू में शीत युद्ध की अनिवार्यताओं से प्रेरित थी, लेकिन जल्द ही इसने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। एजेंसी उच्च स्तर की स्वायत्तता के साथ काम कर रही है और अक्सर नागरिक निरीक्षण की अवहेलना में इन आतंकवादी समूहों को मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसका उपयोग क्षेत्र में, विशेष रूप से अफगानिस्तान और कश्मीर में पाकिस्तान के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आतंकवादी समूहों के लिए ISI का समर्थन हथियारों और धन के प्रावधान से परे था। एजेंसी ने इन समूहों को छापामार युद्ध से लेकर बम बनाने तक कई तरह के कौशल में खुफिया साजो सामान का समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अलावा ISI ने विभिन्न आतंकवादी समूहों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की, उनके बीच सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाया। दशकों की अवधि में प्रदान किया गया ये समर्थन इन समूहों को लड़ाकों के रैगटैग बैंड से जटिल और अच्छी तरह से सशस्त्र संगठनों में बदलने में मदद करता है, जो जटिल हमलों को अंजाम देने में सक्षम हैं। भाग 5, तालिबान, एक अनियंत्रित रचना। दुनिया के सबसे कुख्यात और क्रूर आतंकवादी संगठनों में से एक तालिबान 1990 के दशक की शुरुआत में अफगान गृहयुद्ध की राख से उभरा। समूह, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान में मदरसों या धार्मिक स्कूलों के पश्तून छात्रों से बना है, ने जल्दी ही अधिकांश अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या लागू की। तालिबान का सत्ता में उदय न तो आकस्मिक था और न ही अपरिहार्य। यह कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया का उत्पाद था, जिसमें अफगान गृहयुद्ध की अराजकता और तबाही, क्षेत्रीय शक्तियों का हस्तक्षेप और पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठान का समर्थन शामिल था। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान मुजाहिदीन को हथियार और प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में रणनीतिक गहराई की तलाश में एक मूल्यवान सहयोगी के रूप में देखा। ISI या इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने तालिबान को व्यापक सैन्य, वित्तीय और साजो सामान का समर्थन प्रदान किया, जिससे समूह को अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण मजबूत करने में मदद मिली। तालिबान के लिए पाकिस्तान का समर्थन कई कारकों से प्रेरित था। सबसे पहले पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में भारतीय प्रभाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा। दूसरा, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान उसे कश्मीर में भारत के खिलाफ लड़ रहे आतंकवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करेगा। तीसरा, पाकिस्तान का मानना था कि तालिबान उसे मध्य एशियाई बाजारों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा। हालांकि तालिबान के लिए पाकिस्तान का समर्थन एक गंभीर गलत अनुमान साबित होगा। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान पर अपनी सीमाओं से परे हिंसा फैलाने का आरोप लगता रहा है। इसमें पड़ोसी देशों में आतंकवादी समूहों और विद्रोहों का समर्थन शामिल है। इन कार्रवाइयों के परिणाम दूरगामी रहे हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। खुद पाकिस्तान पर आतंकवाद का असर विनाशकारी रहा है। हजारों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और देश को आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ा है। सामाजिक ताना बाना तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि समुदाय हमलों के लगातार डर में जी रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक हताहत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन घटनाक्रमों से मुंह नहीं मोड़ा है। वैश्विक शक्तियों ने सख्त कदम उठाने और जवाबदेही की मांग की है। आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन पर अंकुश लगाने के प्रयास में आर्थिक प्रतिबंध और राजनयिक दबाव लागू किए गए हैं। वैश्विक आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बिंदु बन गई है। जैसे ही पाकिस्तान अपने अतीत का सामना करता है, उसे एक जटिल भविष्य को नेविगेट करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ विश्वास बहाल करना महत्वपूर्ण है। एक स्थिर और समृद्ध भविष्य के लिए आंतरिक सुधार और शांति के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन बदलाव की संभावना बनी हुई है।